हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे और पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो फटाफट से पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सभी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम चला रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस। और इस गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज़। बिल्कुल, हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनका एक अलग ही लेवल है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, वो भी लाइव। तो फटाफट से जुड़ जाइए चैनल के साथ और सबको जोड़ दीजिए, ताकि सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर सके और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। अब ये जो टर्म है ये आप हर साल सुनते हो। हर साल 1 फरवरी को जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ पुरानी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कुछ रिजोल्यूशंस किए जाते हैं, एस्टीमेट लगाया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में किस काम पर कितना खर्च होना है, कहाँ से कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा, पहले हमने कितना काम किया है, क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारा एक पूरा डिस्कशन वाला जो सेशन है वो पार्लियामेंट में रहता है। और फिर फाइनली जो बजट है आने वाले साल के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, आपने एक जनरल सी टर्म सुनी होगी अपने घर पे भी, इस बार खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इस बार खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, सारा का सारा बजट है ये। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से पैसा आ रहा है, हमने उसको प्लान किया हुआ है कि हमें इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है। जैसे कोई मूंगेलाल है ना, मूंगेलाल 100 रुपये कमा रहा है ना, अब मान वो केवल 100 ही रुपये कमा रहा है। अब वो 100 रुपये कमा रहा है तो कैसे अपनी जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। उसने कहा कि साहब 100 रुपये आएंगे तो 15 रुपये मैं पंसारी वाले को दे दूंगा, है ना, 15 रुपये मैं दूध वाले को दे दूंगा, 10 रुपये का जो है बिजली का बिल चला जाएगा, 5 रुपये का जो है हाउस टैक्स चला जाएगा, है ना, 45 रुपये की जो है सब्जी आ जाएगी। और इस तरह से मेरे जो 100 रुपीज़ हैं वो लगभग क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और अगर इसमें से मेरे पास मान लो कुछ बच गया तो उससे मैं क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा, ये एक चीज़ हो जाएगी। अब हुआ क्या कि उसकी तबीयत हो गई ख़राब, अब डॉक्टर ने ले लिए 30 रुपये, और जब डॉक्टर ने 30 रुपये ले लिए तो 100 रुपये की इनकम है और 30 रुपये डॉक्टर ने ले लिए, तो बाकी 70 रुपये से उसको घर चलाना पड़ेगा। अब 70 रुपये से घर कैसे चलेगा, उसका तो 100 रुपये आमदनी, 100 रुपये का खर्चा है, तो उसको फिर 30 रुपये कहीं से क्या करने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। तो जो बजट है वो हमें बताता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना है, किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, और फिर अगर हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहाँ से बोरो किया जाएगा। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमें बजट के थ्रू पता चलते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट एक अपना बजट प्रिपेयर करती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? मेरे ख्याल से बजट की कहानी के लिए इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ पर। तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसमें जनरली गवर्नमेंट करती क्या है, देखो इसमें जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिसोर्सेज हैं, है ना, क्या है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका रीएलोकेशन करती है। रीएलोकेशन कैसे करती है, रीएलोकेशन कैसे करती है, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू। किसके थ्रू, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू। अब ये होता कैसे है साहब, तो इसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा टैक्सेशन पॉलिसी। सबसे पहले किसके थ्रू होता है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि मान के चलिए ये एक व्यक्ति है मूंगेलाल, जिसका जिक्र अभी हमने किया है,
और ये एक व्यक्ति है, ये है बांकेलाल। ठीक है, अब ये जो हैं ये थोड़े से क्या काफ़ी हद तक गरीब व्यक्ति हैं, और ये जो हैं ये सेठ हैं, धनाढ्य हैं, अमीर हैं। अब इनका व्यापार जो है वो दिन दोगुना और रात चौगुना तेजी से बढ़ रहा है। ये बेचारे अपना रोजी रोटी के लिए भी सोच रहे हैं कि भाई आज का गुजारा होगा कि नहीं होगा। तो सरकार क्या करती है कि साहब जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता चला जाएगा, या जैसे जैसे आप लग्जेरियस सामान को खरीदते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं वो भी क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा है ना, इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें जो हार्मफुल हैं, जैसे लिकर हो गया, सिगरेट हो गया, टबैको हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम से कम उनका यूटिलाइजेशन करें, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप 2 रुपये की कर दो, 30 रुपये की कर दो, सिगरेट कोई भी 50 रुपये की कर दो, 100 रुपये की कर दो, जिसको पीनी है वो तो पिएगा ही, है ना। बाकी तो वो सबको पता है कि इससे हमारी हेल्थ पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है ना, हाई रेट से टैक्स इम्पोज करती है। अच्छा फिर सर उन टैक्सेस का होता क्या, और फिर गवर्नमेंट उन टैक्सेस को, है ना, गवर्नमेंट और टैक्स कंसेशन के रूप में किसको दे देती है, जो गरीब लोग हैं उनमें दे देती है। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने कहा साहब हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आएंगे, है ना। आयुष्मान भारत योजना में क्या है कि हर व्यक्ति का जो है आयुष्मान कार्ड बनेगा, और वो शायद 50,000 लिमिट है ना, 50,000 तक का इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करा सकता है, और उसमें काफ़ी सारी जो डिसीज़ हैं उसको उनको इंक्लूड किया गया। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है ना, मेरे पास आता है ना, और उसको कोई डिसीज़ है और उसके पास आयुष्मान का कार्ड है, और वो कहता है कि साहब मेरा इलाज कर दो, और मैं आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत मेरा हॉस्पिटल आता है, निजी अस्पताल है लेकिन फिर भी आता है, मैंने उसका इलाज कर दिया। अब मुझे तो मेरा तो 20,000 का कॉस्ट लग गया ना, अब उन 20,000 का पेमेंट हो तो व्यक्ति करेगा नहीं, तो उनका पेमेंट कौन करेगा मेरे को, फिर सरकार करेगी, क्योंकि योजना सरकार ने चलाई है। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा मिलता है वो इस तरह से उनका यूटिलाइजेशन कराया जाता है ना। क्लियर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स है उनको करती है, कुल मिलाकर के बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए। क्लियर है कहानी, पहला। दूसरी चीज़ जो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, माने सरकार ऐसी चीज़ों पर अपना खर्चा करती है जो हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी हो। अब देखो कोई हाईवे है ना, वहाँ पर कोई हाईवे बना है ना, जैसे मान के चलो ये एक सड़क जा रही है, यहाँ पर एक जो है रेलवे ट्रैक जा रहा है, और फिर ये सड़क आगे जा रही है ना। अब क्या है कि ये फाटक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। फाटक का क्या लग जाता है, गेट लग जाता है। जब ट्रेन आती है तो फाटक का क्या लग जाता है, गेट लग जाता है। अब जब तक गेट लगा रहेगा, अब कई बार ऐसा होता है जिसके यहाँ पे आसपास फाटक होंगे इस तरह के, तो कई बार आधा घंटे तक भी ट्रेन नहीं आती है, लेकिन फाटक पहले लगा दिया जाता है ना। तो अब सरकार, अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे लगभग 10 जो विलेजेस हैं, 10 विलेजेस हैं, उनके लगभग 45,000 लोग जो है वो जुड़े हुए हैं इस मार्ग से, है ना, जिसमें से लगभग 7-8 हज़ार लोगों का डेली का आना जाना है। तो सोचो कितना व्यस्त मार्ग है ये। और ट्रेन के मामले में तो ये बार बार क्या होता रहता है, बंद होता रहता है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो सरकार के पास तक ये बात पहुंची, नीड पहुंची, तो सरकार ने क्या करा, अब सरकार ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक फ्लाईओवर बना दिया। क्या बना दिया बेटे, एक फ्लाईओवर बना दिया कि साहब तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ और नीचे से इधर आओ। बात समझ में आ गई। तो अब इस फ्लाईओवर का जो बेनिफिट है, क्या वो केवल अमीर व्यक्तियों को मिलेगा या केवल गरीब व्यक्तियों को मिलेगा? नहीं, सभी लोगों को समान रूप से उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो सरकार क्या करती है, सरकार ऐसी चीज़ों पर अपना खर्चा करती है
जिनका सभी लोग क्या कर सके, म्यूचुअल बेनिफिट उठा सके। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वाटर सप्लाई हो सकती है, सैनिटेशन कैंपेन हो सकते हैं, स्ट्रीट लाइट हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकते हैं, है ना, और डिफेंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पॉल्यूशन है ना। तो ये सारी चीज़ों पर क्या करती है गवर्नमेंट, खर्च करती है टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर, टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है कि रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। क्लियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गरीब और अमीर इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या करती है, वो कम करती है। उसको क्या करती है, वो कम करती है, उसको रेशनल बनाती है। उसको क्या बनाती है, वो रेशनल बनाती है। किसके बेसिस पर बना सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स के आधार पर, और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के आधार पर, जो कि गवर्नमेंट करती है, जो भी हमने डिस्कस किया है ना। इसके बाद आता है टैक्सेशन पॉलिसी, जो मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो है हाई रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे ही जैसे जैसे गरीब लोग बढ़ते चले जाएंगे, मैंने इनकम जो है इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी, है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी क्या होगा, टैक्स रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक होता है रिग्रेसिव। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे टैक्स घटेगा। नहीं भाई, मतलब बात तो वही हो गई ना कि जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, मतलब जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम कम होगी, जो टैक्स बर्डन है, जो टैक्स का बर्डन है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। यहाँ पर उल्टा है, जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे टैक्स का जो बर्डन है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारी जो निकलेगी वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल करके आएगी। माने कि आपने मानो जैसे वो है 1,000 रुपये आपने कमाए और उसमें से आपने 70 रुपये का क्या कर दिया, टैक्स भर दिया, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है जो आप खर्च कर सकते हो वो कितनी है, 930 रुपये। कितनी है बेटा, 930 रुपये। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसी की, है ना। एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें अपने को समझनी ज़रूरी हैं। क्या क्या है, देखो, ट्रांसफ़र पेमेंट और सब्सिडीज़, है ना। लोग जो गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्स इम्पोज करती है। जब वो हाई टैक्स इम्पोज करेगी तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा, है ना। या जैसे एजुकेशन और हेल्थ टू द पुअर पीपल, है ना। जैसे मैंने आयुष्मान भारत के बारे में बताया, एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया था, है ना, उज्ज्वला योजना के तहत। जितने भी जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया गया था, गैस का कनेक्शन दिया गया था। या लगभग कई हजार जो गांव हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, शायद 1 करोड़ 1 करोड़ घर ऐसे हैं, पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं और घर हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी, तो सरकार ने बिजली को पहुँचाने का काम किया था। या जो मैंने अभी ब्रिज के बारे में आपको बताया, है ना। या आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फूड ग्रेन्स है, जैसे गेहूँ है, माने 22 रुपये किलो की रेट पर मिल रहा है, लेकिन जो राशन की दुकानें होती हैं ना, है ना, सहकारी उपभोक्ता जो होते हैं, केंद्र जो होते हैं, वहाँ पर 2, 3, 4 रुपये किलो का गेहूँ मिलता है। कैसे, हाउ? तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ना इन लोगों पर पैसा खर्च कर रही है जो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के में सक्षम नहीं है, ना। तो उसी को बोला जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट और सब्सिडी। क्लियर है ये वाली बात? तो कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट के थ्रू होता है और कुछ क्या होता है, सब्सिडी के थ्रू होता है। जैसे किसानों को शायद 2 या 2,500 आई थिंक जो है हर 3 महीने में मिलते हैं, तो वो एक चीज़ है, वो क्या है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जैसे तो ये क्या, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो सरकार है वो अमीर और गरीब के बीच का जो प्रोपोर्शन है उसको कम करने में लगभग जो है कामयाब रही है। और अभी नीति आयोग की पीछे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि
दावा क्या किया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, नीति आयोग ने उसको 12 कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड किया हुआ है। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी ही बता देता हूँ, है ना, तो उन चीज़ों को ना नोट करके थोड़ा सा उसको लिख लिया करो, क्योंकि जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें याद आती रहती है ना, मैं वो आपको बताता रहता हूँ, है ना। तो जो ऐसे लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो लोग हैं, एक सेकंड देना, तो जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन लोगों का जो रेशियो है वो क्या है, कम हुआ है। वो क्या हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने वैसे तो वो 10 ऐसे मतलब मेजरमेंट लिया करता था, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, अपना घर हो गया, है ना, इस तरह से वो 12-10 चीज़ें लिया करता था। लेकिन इस बार उन्होंने क्या है कि 12 एस्पेक्ट्स को लिया है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास इन 12 कंडीशंस में वो फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन नहीं जी रहा है, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है। लगभग 13.5 करोड़ लोग या परिवार के जो लोग ही कह लो, 13.5 जो करोड़ लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है। तो ये क्या हुआ है, इसका मतलब है कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन, क्या कह सकते हैं, प्रपोर्शन था अमीर और गरीब के बीच का, वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखी गई है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। किसमें देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्र में, और उसके बाद शहरी क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में रहने लगे हैं। यही कहलाता है आपका क्या, सोशल वेलफेयर, जहां पर सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होती है कि भाई हम अपने लोगों के जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, तो उनके वेलफेयर के बारे में काम करती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट और फंडामेंटल के बेसिस पर आधारित है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और वो किसी भी तरीके से क्या कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकली इन्वॉल्व है ना, कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सर, ये तो नहीं हुआ है सर, ये तो वो है, ये तो वो है, तो भाई कोई बात नहीं, है ना, मतलब समझ रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए कमेंट्स में। क्लियर है ना, पढ़ने हैं तो पढ़ना है, एक्चुअली करेंगे भी नहीं, आई नो कि आप नहीं करोगे, लेकिन कई बार ना कुछ ऐसे हो जाते हैं। अब वहाँ पर क्या, वहाँ पर वार, एक युद्ध छिड़ जाता है, तो उन चीज़ों में अपने को नहीं पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट में चीज़ें कैसे होती हैं, है ना, ये हर सरकार का काम है। एक तीसरा क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे जो जनरल प्राइस लेवल, जिसको GPLB बोला जाता है इकोनॉमी के अंदर, वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है ना। और वो फ्लक्चुएशन क्या होता है, वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है ना। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी जो अनसर्टेनिटीज़ है उन्हें ले आता है। जैसे अचानक से प्राइस बढ़ गया, वो लोग कैसे खरीदेंगे, अचानक से प्राइस डाउन हो गया, प्रोड्यूसर्स का नुकसान। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो अगर अचानक से कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं अचानक से महंगाई बढ़ जाए, अचानक से डिप्रेशन पीरियड आ जाए, अचानक से बूम पीरियड आ जाए, है ना, तो ये क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो है बदलनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़े, एकदम समझ रहे हो, मतलब मैं फेवर में नहीं हूँ महंगाई बढ़ने के, लेकिन एक तरीका है, उसका एक पैरामीटर है बढ़ने का। पता चल रहा है कि आपने, जैसे आप मार्केट गए आज और आपने देखा कि भाई भिंडी जो है 40 रुपये किलो है। आप अगले दिन सुबह सुबह मार्केट में गए और आप पूछ रहे हो कि साहब भिंडी कितने रुपए किलो है, वो कह रहा है कि साहब 250 रुपये किलो, तो आपका दिमाग नहीं चकरा जाएगा, है कि नहीं। और या आपसे कहने लगे कि साहब 2 रुपये किलो की भिंडी है, भाई प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, मर जाएगा वो तो बेचारा,
है ना। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कौन लेकर के आता है? गवर्नमेंट लेकर के आती है कि साहब इट्स स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ना चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी तो जो आम नागरिक है वो नहीं खरीद पाएगा, और अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नुकसान होगा, वो भी क्या है, इकोनॉमी के लिए एक नुकसान है ना। इसके बाद आता है एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, वही जो महंगाई वाली बात मैंने अभी बताई, और महंगाई वाली सिचुएशन हमने वहाँ पर भी पढ़ी थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में। और एक कंडीशन मैंने आपको बताई है डिफ्लेशनरी सिचुएशन, ये भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में हमने लोगों ने डिस्कस किया था, और ये अभी भी हम लोगों ने बात करी है, ठीक है। तो ना तो इन्फ्लेशन होनी चाहिए और ना डिफ्लेशन होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कि साहब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर और दिए हुए प्राइस पर, ना प्राइस बहुत ज़्यादा है और ना प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ बजट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार ऐसे उन सेक्टर्स को फोकस में रखती है जहाँ से इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलती है या उसको बूम मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है इकोनॉमी को, और ऐसे सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करती है जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड की कमी के कारण वो जो उद्योग हैं, वो जो काम हैं, वो सारे के सारे क्या होते चले गए, खत्म होते चले गए। तो सरकार को अब उन्हें रीजनरेट करना है। जब मिलकर के सभी लोग काम करेंगे, सभी प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और तभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो उनको वापस से कैसे आगे बढ़ाया जाए, जैसे खादी के ऊपर जो है काम किया गया है ना, या बांस और तने से बनी संबंधित जो चीज़ें थी उन पर काम किया गया, टेक्सटाइल हाथ से बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उस पर काम किया गया, हाथ जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हाथों से बनाने वाली, जो हस्तशिल्प उद्योग जिनको कहा जाता है, उन पर सरकार के द्वारा काम किया गया, ताकि ऐसे लोग, ये लोग भी क्या है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनका हिस्सा बन सकें, है ना। तो ऐसे लोग जब भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक अलग आयाम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? मान के चलो एक बड़ी इंडस्ट्री है, वो अकेले बहुत बड़ा प्रोपोर्शन लेके हुए, लेकिन छोटी छोटी अगर 10 इंडस्ट्री भी मिल रही है तो वो भी कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री के बराबर तो हो ही सकती है। समझ में आ रहा है? या उसके इक्विवेलेंट कहीं तो टिक जाएगी, कुछ तो इकोनॉमिक ग्रोथ देगी ही, 2, 4, 5 लोगों को तो रोजगार देगी। अगर कोई हस्तशिल्प जो उद्योग होते हैं, जो हाथ से बनाने वाली इंडस्ट्रीज, कोई भी चीज़ें बनाने, जैसे कोई भी आर्किटेक्चर हो गया या किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई डिज़ाइन हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं बेसिकली, है ना, जैसे रंगाई बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो अगर एक व्यक्ति ने इस तरह की कोई इंडस्ट्री खोली हुई है तो कम से कम उसने 3 लोगों को तो रोजगार पे रखा होगा। और ऐसी अगर 100 इंडस्ट्री हैं और एक इंडस्ट्री 3 लोगों को रोजगार दे रही है तो कितने लोगों को रोजगार मिल गया? 100 इंडस्ट्री बन गई, पहली बात। 300 लोगों को रोजगार मिल गया, तो क्या इकोनॉमी में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी और इसको, है ना, सब्सिडीज, ठीक है। तो ये वही कहानी है कि जो हमें मिलता है तो हम उन चीज़ों में उसको शामिल कर देते हैं जहाँ पर जो है एक लगता है कि भाई यहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है या इसकी मार्केट में डिमांड जनरेट की जा सकती है। आजकल कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको लग रहा है कि भाई आप उसका एक प्रॉपर यूज़ बता पा रहे हो कि भाई इसका ये यूज़ है, और वो सामने वाला बंदा उससे रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको खरीद लेगा, चाहे उस वक्त उसको नीड ना हो। अब इन सब की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इन सब की ग्रोथ के लिए सरकार क्या करती है? सरकार सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी कहाँ से देगी साहब? टैक्स के रूप में पैसा आता है, वहीं से देगी। इसीलिए तो कि सरकार के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो टैक्स है, या बाकी के जो वेंचर्स हैं वो हैं। इसका मतलब है कि लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन सरकार को अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग क्षेत्र, सेक्टर्स में खर्चा करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार का खर्चा ज़्यादा है और सरकार की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है, इनकम कम है। क्लियर है बात ये वाली? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, है ना, तो ये वही है कि क्या किया जाता है, डिमांड जनरेट की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की, जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ किया जा सके, और सरकार उनमें खर्चा करती है ना। सरकार क्या करती है? उसमें खर्चा करती है।
तो एक तो ये चीज़ है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ क्या है आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहले यहाँ तक मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि कहाँ तक हम लोग, एक तो गवर्नमेंट बजट हमने पढ़ा है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है ना, ताकि सभी लोग उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे पब्लिक गुड्स हो गया, जो रिच और पुअर का रेशियो है उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करते हैं। तो ये बेसिक 3-4 एलिमेंट है। अब सवाल आता है कि सर इन पर अगर क्वेश्चन बना, आपने करा दी, अच्छी बात है अगर क्वेश्चन बना तो कैसा बनेगा, हमें थोड़ी आता है, हम तो मासूम से बच्चे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, इट इज डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू कलेक्ट फी फॉर अ पब्लिक गुड, द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय सेवरल इंडिविजुअल्स इज रिवेलियस और नन ऑफ द अबव। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, इट इज डिफिकल्ट एंड समटाइम इम्पॉसिबल टू कलेक्ट फी फॉर द पब्लिक गुड। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप हर पब्लिक गुड के लिए पैसा कलेक्ट कर सको। अब जैसे स्ट्रीट लाइट है, हाँ, आप स्ट्रीट लाइट का यूज़ करते हो, लेकिन क्या आप उसका पेमेंट करते हो? नहीं। पार्क्स में घूमते हो, करते हो उसका पेमेंट? नहीं। यहाँ पर सरकारी संपत्ति की बात हो रही है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों तो सही कह रहे हैं। क्योंकि अब कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय सेवरल इंडिविजुअल इज रिवेलियस, ये बात सही है, यही नहीं, यही गलत है। होड़ कुछ नहीं हो, ये रिवेलियस का मतलब होता है एक विरोध होना। द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स, कुछ लोगों के द्वारा उन चीज़ों का विरोध किया जाता है। नहीं यार, पब्लिक गुड्स तो अच्छी होती हैं, उनका विरोध क्यों किया जाएगा, है ना। या इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो, द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू रेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट्स दैट डैश ऑफ गवर्नमेंट बजट। एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, या नन ऑफ दीज। बताइए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन, दखलंदाजी है, वेदर, चाहे, टू रेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, चाहे उसको एग्रीगेट डिमांड का लेवल टच करना हो, मतलब उसको बढ़ाना हो, या उसको क्या करना हो, रिड्यूस करना हो, वो गवर्नमेंट बजट में करती है। किस लिए? ताकि वो एलोकेशन कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके, भाई साहब, ताकि वो स्टेबलाइजेशन कर सके, उनको स्टेबल कर सके, इकोनॉमी को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। ना तो डिमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना डिमांड बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, सैनिटाइजेशन, ETCR, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट, पब्लिक, या जाहिर सी बात है भाई पब्लिक गुड्स है। ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन आया है ना। चलो, इनसे रिलेटेड कुछ यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं। इसके बाद मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके साथ, एक सेकेंड देना मुझे ज़रा। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल बजट होता है ना। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू क्या होता है? एक होता है आयगत, है ना, आयगत, हाँ, आयगत बजट और एक पूंजीगत बजट। सीधी सीधी भाषा में एक लाइन में समझा देता हूँ। देखो, अगर सरकार की लायबिलिटीज और एसेट पर फर्क पड़ता है, अगर फर्क पड़ता है तो वो कौन सी नेचर होती है? कैपिटल। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन सी नेचर होती है? रेवेन्यू। सिंपल, कैपिटल और रेवेन्यू, खत्म कहानी।
सरकार की लाइबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, एसेट बढ़ रही है, घट रही है, तो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा होगा या कैपिटल रिसीप्ट हो रही होगी। अगर सरकार की लाइबिलिटीज और एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो या तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट होगी या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में हम इन्हीं दो चीज़ों को जो है पढ़ने वाले हैं। ये देखो ये आ गया, गवर्नमेंट बजट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में दो चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में दो है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीज़ें आती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं आजकल। और नॉन टैक्स में क्या आता है, नॉन टैक्स में एक तो हमारा आ सकता है जैसे फीस कलेक्टेड, चालान के थ्रू फीस कलेक्ट होती है। लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्टाम्प फीस होती है वो लगती है, ये फीस सारी होती हैं। इसके अलावा इनकम जनरेट होती है, डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके थ्रू। अब ये पीएसयू क्या होती है ये मत पूछना, है ना। पीएसयू जो होती हैं उनसे जो इनकम होती है, या गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स मिलती हैं, है ना, उनको जो डोनेशन मिलती है, गवर्नमेंट को क्या मिलती है, डोनेशन मिलती है। क्या मिलती है, डोनेशन मिलती है। क्लियर है कहानी ये वाली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं, रिसीप्ट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है, रिसीप्ट्स कहलाती हैं। और इन रिसीप्ट्स ये सब क्या कहलाती हैं, गवर्नमेंट के लिए रिसीप्ट्स कहलाती हैं। और वो भी कौन से रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स। ठीक है, चलो इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स की। तो कैपिटल माने अगर अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल रिसीप्ट्स का मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है या गवर्नमेंट की एसेट घट रही है तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाएगा। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। लायबिलिटी माने क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है यार, दायित्व अगर बढ़ रहे हैं और संपत्तियां अगर कम हो रही हैं तो क्या होगा, कैपिटल रिसीप्ट्स होगा। ठीक है, पूंजीगत आय माने सरकार ने किसी से लोन लिया तो रीपे करना पड़ेगा, लायबिलिटी बन गई। तो इसमें क्या होता है, एक तो डेप्ट, केवल ये समझ लो कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एक तो डेप्ट, है ना, लोन रेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जो फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उनसे लोन ले लेना। दूसरा क्या कहलाता है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। नॉन डेप्ट में क्या होता है, जैसे आपने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल कर दिया, एसेट रिड्यूस हो गई। आपने अपने लोन की रिकवरी कर ली, बात समझ में आ गई। जैसे स्मॉल सेविंग भी आ सकता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं। ये सब क्या कहलाती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। इसके बाद क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स। तो टैक्स तो सीधा दो पार्ट्स में मैं बांट रहा हूँ, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। ये कोई व्यक्ति है, ये कौन है, ये एक व्यक्ति है, इसकी इनकम 5-6 लाख है। कितनी है, 6 लाख है। और ये एक व्यक्ति है, ये बांके है, बांके समझ गए, पीछे जो था। और ये जो है ये है श्याम, और ये है सरकारी अधिकारी। अब इन्हें 6 लाख की इनकम हुई है, पहुंच गए इनके दफ्तर कि कितना पैसा कमाए हो, 4 लाख। झट झूठ बोल रहे हो, 6 लाख रुपया कमाए हो, हमें पता है। तो आपको कैसे पता है कि हम सरकारी अधिकारी हैं, हमारे पास सब जानकारी होती है। इसका मतलब तुमने अकाउंट्स में झोल किया, नहीं साहब 6 लाख ही, वो 4 लाख कुछ और था, वो वही याद आ गया, वही बोल दिया, गलती हो गई। 6 लाख रुपए, अच्छा 5 लाख रुपए तक कुछ नहीं लगेगा, एग्जैम्प्ट सब कुछ। अब जो 1 लाख ऊपर का है भाई साहब, उस पर आप 10% इंटरेस्ट जो है टैक्स पे कर दो, मैंने 10,000 रुपया दे दो। उसने कहा साहब 10,000 रुपये लेंगे, हाँ जी ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो ये जो 10,000 का पेमेंट है ये किसने किया है, ये बाके ने किया है। तो ये अपनी जो लायबिलिटी है, जो अपना ऑब्लिगेशन है, उसको ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर।
जबकि जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट रिसीव किससे करती है, सरकार लेती है किससे? तो आप कहोगे सर दुकानदार से। दुकानदार किससे लगता है भाई? तो आप कहोगे सर हमसे। तो दुकानदार पर लगने वाली जो लायबिलिटी है वो कहाँ पर कर दी ट्रांसफर, उसने कंज्यूमर के ऊपर कर दी। तो जो टैक्स ट्रांसफरेबल होते हैं उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर कहानी? मेरे ख्याल से तो हो जानी चाहिए। दूसरा होता है नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी मिलता है यार, डिविडेंड भी मिलता है, फीस भी मिलती है, ग्रांट्स भी मिलती हैं अलग अलग कंट्रीज से। ये सब जो है हमारा क्या लगता है, क्या लगता है, ये सब नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या लगता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर समझो, रेवेन्यू तो हो गया, अब कैपिटल समझो। कैपिटल का मतलब क्या है, जहां से आपकी एसेट क्रिएट होती है, माने एसेट बढ़ती है और लायबिलिटीज कम होती हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट है। सिंपल कहानी। अगर आपने कोई ज़मीन ली, बिल्डिंग बनाई, इक्विपमेंट लिया, मशीन खरीदी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के लिए, हर तहसील के लिए जो सैनिटाइजिंग मशीन होती है उनको खरीदा, तो क्या सरकार की संपत्ति में बढ़ावा होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो उसी ही को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आपने शेयर्स खरीद लिए, आपने लोन्स और एडवांस दे दिया किसी को, आपने बिल्डिंग हॉस्पिटल्स बना दिए, आपने लोन रीपे कर दिया। जैसे अभी न्यूज़ थी तो 2 लाख समथिंग करोड़ का जो है लोन का रीपेमेंट किया गया है। तो ये सब क्या है, एसेट और लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो अगर एसेट और लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है तो साहब ये क्या होगा, ये हमारा कैपिटल होगा। देखो एसेट और लायबिलिटी पर अगर फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल है, और अगर एसेट और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू है। अब जैसे आ जाइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। इंटरेस्ट पे किया, लायबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। ग्रांट्स दिए, लायबिलिटी पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर, सैलरीज एंड पेंशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, सब्सिडीज, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। इससे ना तो सरकार की संपत्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही सरकार की लायबिलिटी उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो अगर एसेट कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर एसेट बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है तो वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट्स है। क्लियर है कहानी? 2-4 इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज ये वाला जो टॉपिक है अपन क्या कर देंगे, इसको खत्म निपटा देंगे, है ना। आज इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ। भाई साहब लोन किस में जाता है, लायबिलिटीज को टच करते कैसे? ओ हो सर फंस गए। अच्छा रुको, सब्र करो, रुक जाओ, ठहर जाओ, सांस ले लो। ये दोनों तो गए, 50% प्रोबेबिलिटी बन गई। अच्छा लोन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है? सर सरकार, स्टेट सरकार और यूनियन टेरिटरी आर अ पार्ट ऑफ। सर ये तो केंद्रीय सरकार देती होगी ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। बताओ चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन द कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट? कैपिटल रिसिप्ट माने लायबिलिटी सर, लायबिलिटी सर, लायबिलिटी सर। इंटरेस्ट तो नहीं होगा, ग्रांट भी आप नहीं हुआ था, इनकम टैक्स भी नहीं, प्रोविडेंट फंड बच रहा है। यस, एक और कर लेते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डालेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू बताओ फटाफट से। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो टैक्स होता है, एक्साइज भी टैक्स होता है, डिविडेंड हमारा क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। चलें आगे, चलो आगे बढ़ता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब ये डेफिसिट होती क्या है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, रेवेन्यू का मतलब होता है आयगत, है ना। फिस्कल होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी।
गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जिसके तहत वो अपने रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, वो किसके थ्रू किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी के। तो अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो कहलाता है फिस्कल सरप्लस। और अगर रेवेन्यू कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ज़्यादातर जो सरकारें होती हैं वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट में होती हैं, क्योंकि उनके पास होने वाला जो रेवेन्यू है वो कम होता है और उनके पास खर्च करने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्या यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? बैलेंस बजट हो। देखो, एक तो सरप्लस हो गया और एक डेफिसिट हो गया, यही तो मैंने आपको बताया था। अब इतना सारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो सरप्लस में होंगे, और अगर रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो डेफिसिट में होंगे। सिंपल सी कहानी है। देखो, चाहे तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट हुई, सरकार को 70 रुपये की रेवेन्यू रिसीप्ट हुई और एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 100 का हुआ। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितने की हो गई? 30 की हो गई, क्या नहीं हो गई? आ जाओ आगे। उसके बाद फिर कैपिटल रिसिप्ट्स हुई कितने की? 165 की, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 135 का, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 235 का। तो फिस्कल डेफिसिट निकल गया 120 और प्राइमरी डेफिसिट निकल गया 100। मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रही है। सीधी कहानी। अब आपसे सॉल्व करने के लिए तो देगा नहीं, आपको प्रैक्टिकली केवल ये समझना है कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस में है, और अगर कम है हमारा रेवेन्यू तो वो डेफिसिट है। तो अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट कम कर दो। इसका मतलब क्या है कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? कम है। इसी को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर कहानी। इसको हमको नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ों पर हमें नहीं जाना है। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करते हैं? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कि सरकार को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है यहाँ पर आ जाए नेट बोरोइंग, उसने घर से कितना पैसा लिया है, आरबीआई से पैसा कितना लिया और अब्रॉड कितना पैसा लिया। ठीक है। होम का मतलब पब्लिक, कि वो पब्लिक से कितना पैसा ले रही है सरकार, आरबीआई से कितना पैसा ले रही है और अब्रॉड कितना, इसका सम भी फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। और फिस्कल डेफिसिट को टोटल बोरोइंग, क्योंकि ये सब क्या है? बोरोइंग। और सरकार के पास 3 ऑप्शन होते हैं, कि या तो वो पब्लिक से पैसा उठा ले, या आरबीआई से पैसा उठा ले, या फिर अब्रॉड बाहर से पैसा उठा ले। रिलेशनशिप में क्या है? रिलेशनशिप में क्या? अगर एक्सप्लेनेशन कर दो फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट माइनस कर दो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट माइनस कर दो, या रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको ऐड करके नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट माइनस कर दो। जो मन चाहे वो कर लो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, लेकिन क्योंकि यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है और मैं हो जाता हूँ, अब कहोगे कि सर आप बैठे हुए हो, तो अब मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप इसका क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। अगर ले लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो फिस्कल डेफिसिट का एक पार्ट है। तो अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये क्या है? ये फिस्कल डेफिसिट है। ये फिस्कल डेफिसिट है और ये क्या है? ये रेवेन्यू डेफिसिट है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर हमें जाना नहीं है, हमें अब सीधा जाना है प्राइमरी डेफिसिट पर। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट जो टोटल डेफिसिट हुए माइनस हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये चीजें ध्यान में। क्लियर है? क्लियर है कहानी ये वाली? चलिए, बस इसके अंदर केवल इतना ही है। अगर आप चाहें कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो एक बार हम सर देखना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल क्या है देख सकते हैं, कोई मना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो, बेशक इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन प्रयास यही है कि क्या है प्रॉपर हिंदी में ही जाए, और सारी चीज़ें मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन करी हैं। और क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आजकल बच्चे को भी होती है कि साहब ये चीज़ें ऐसे कही जाती हैं, डेफिसिट कमी
नहीं मजा आता ना, बजट को तो बजट ही कहोगे ना, है ना, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बोलोगे, है ना। The dash includes only such a transaction that affect the current income and expenditure of the government. बताइए किसमें वो सभी लेन देन को शामिल किया जाता है जो सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करते हैं। तो रेवेन्यू, सिंपल, सरकार के खर्चों को और इनकम को तो रेवेन्यू ही करेंगे ना, और सरकार की लायबिलिटी और एसेट को करते हैं कैपिटल। सिंपल कहानी, इसमें कई नहीं बात है, इजी है क्वेश्चन, बच्चे इन्हीं में ही मात खा जाते हैं बस, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फिजिकल डेफिसिट। भाई साहब फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस नॉन डेप्ट, ये तो सही है। नेट बोरोइंग एट होम बोरोइंग फ्रॉम, ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा था। फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट, ये भी सही है। तो नन ऑफ द अबव, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। आ गया क्वेश्चन ये वाला। तो ये चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए, बच्चों की जानकारी में नहीं होती हैं, अटक जाती हैं। फिजिकल डेफिसिट विल हैव टू बी फाइनेंस्ड थ्रू, फिजिकल डेफिसिट किसके थ्रू फाइनेंस की जाती है भाई? बोरोइंग्स के थ्रू। फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होती है? बोरोइंग्स के थ्रू इक्वल होती है, और बोरोइंग्स का भी हमने पीछे पढ़ा ही था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं, और ये हमने आज ना पूरा गवर्नमेंट बजट पढ़ लिया है। विच इज अ की वेरिएबल इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ। भाई साहब फाइनेंशियल हेल्थ की जहां पर भी बात आ जाए फिजिकल पर चले जाना सीधी। किस पर चले जाना? फिजिकल पर। सोचना ही मत, ये तो बिल्कुल आंख बंद कर लेना इस मामले में। तो गोल ऑफ मेजरिंग डैश इज टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस। प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस के लिए प्राइमरी क्या है? प्राइमरी। नेक्स्ट ऑप, इसको छोड़ दो, देख लेना, चलो आ गया तो कर ही लो इसको। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ चलो। टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रेवेन्यू। जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सीड हो गए हैं किससे? रेवेन्यू से। वी नीड टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल कहानी, क्या? प्राइमरी डेफिसिट। तो आज के लिए केवल इतना ही है, बाकी कल करेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि सभी लोग जो है कनेक्ट हो सकें। और हाँ, ये जो देखो ये पीपीटी ही केवल इंग्लिश में बनी हुई है, बाकी इसके अलावा हम जो अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे MCQs, है ना, वो सभी हम जो है बायलिंगुअल ही करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? बायलिंगुअल ही करने वाले हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अपना मस्त बिंदास होकर के आओ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो कैसा लगा वो मुझे रेफरेंस में दो। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम आ रहे हैं लाइव, जहाँ पर हम करेंगे धुआंधार बेहतरीन ऐसे MCQs जो आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि आपके पेपर की दुनिया को भी हिला देंगे और आपकी सीट पक्की कर देंगे आपके एग्ज़ाम में, अगर आपने उन्हें अच्छे से समझ करके करा होगा। तो मिलिए, बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो पे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।